आज हम लोग इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये तकनीक अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया की विशिष्टता को सीविंग एक्शन जो जेल का होता है, जिसके द्वारा मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटार्ड होते हैं अपने अणुभार के आधार पे, उसका दोनों का उपयोग करके सैंपल्स का पृथक्करण किया जाता है इस तकनीक के द्वारा। तो तकनीक जो है वो ऑक्टेलोनी डबल डिफ्यूजन का ही रूपांतरित रूप है। इस टेक्निक में जो मिसेलर स्ट्रक्चर्स जेल में बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, उसमें वो अणु विस्तृत हो सकते हैं जिनका अणुभार 200,000 डाल्टन से कम है। उससे अधिक अणुभार वाले मॉलिक्यूल्स विस्तृत नहीं हो पाते। तो इसमें जब एंटीजन और एंटीबॉडी को एक दूसरे की तरफ विस्तृत होने दिया जाता है और वो जब एक दूसरे से क्रिया करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये वृहद कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ये निश्चलित हो जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर प्रेसिपिटेंट लाइंस बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ किया जाता है। तो ये जब बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ये फिर मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक चेम्बर कक्ष बनाते हैं जिसमें एक ग्लास स्लाइड के ऊपर हम जेल बनाते हैं अगार या एग्रोस की। जब ये जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो इसमें वेल्स काटते हैं और उसमें हम जो है एंटीजन भरते हैं और इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस होने देते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा एंटीजन्स पृथक हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस रोकते हैं उसके बाद एक ट्रफ होता है जिसमें एंटीसिरा के लिए वो ट्रफ होता है, उसमें हम अपना एंटीसिरा या एंटीबॉडी युक्त विलयन भरते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की ओर विस्तृत होने देते हैं। ये डायग्राम के द्वारा हमने दिखाया है। ये जेल बनाई है, जेल के ऊपर पहले एक वेल कट किया, उसमें एंटीजन भरा, प्रतिजन को पृथक किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई तो ट्रफ में एंटीबॉडी भरी, इन दोनों को एक दूसरे के ओर विस्तृत होने दिया। जहाँ पर इनका जोन ऑफ इक्विवेलेंस आता है, तुल्यांक मात्रा में दोनों उपस्थित होते हैं, तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी के वृहद यौगिक बनते हैं जो प्रेसिपिटेंट आग के रूप में दिखाई देते हैं। ये क्रिया 3 चरणों में होती है। पहले हम एंटीजन लोड करते हैं जेल में और उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक करते हैं। तो ये कैथोड है, इधर से एनोड की तरफ एंटीजन माइग्रेट करता है और पृथक हो जाते हैं। फिर हम एंटीसिरा भरते हैं इस ट्रफ में और इन दोनों को रख देते हैं जिससे ये एक दूसरे की ओर विस्तृत हो जाएं। और फिर तुल्यांक जोन पे, जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे जब एंटीजन और एंटीबॉडी तुल्यांक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो प्रेसिपिटेंट आर्क्स बनती हैं। तो इस तकनीक का उपयोग जो है मात्रात्मक अध्ययन एंटीजन का करने के लिए, प्रतिजन का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त ये कोशिकाओं के निष्कर्षण के कल्चरल फिल्ट्रेट्स में या ऊतकों या सीरा में जो उपस्थित प्रतिजन है उसके अध्ययन के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रतिजन की शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका नैदानिक उपयोग होता है। इसमें रोगी का सीरम या CSF या मूत्र का नमूना लिया जाता है और उसमें हम असामान्य सांद्रता किसी भी प्रतिजन की यदि उपस्थित है अथवा कोई असामान्य प्रोटीन उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सामान्य व्यक्ति का कंट्रोल सैंपल भी लेते हैं और दोनों को साथ में करके जो पृथक सैंपल्स जो पृथक किए गए हैं उनमें उपस्थित एबनॉर्मल प्रोटीन की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। फिर रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का ही रूपांतरित रूप है। इसमें हम इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन करते हैं, एंटीजन को पृथक करते हैं, पर इसमें जेल में ही एंटीबॉडी उपस्थित होती है, प्रतिपिंड उपस्थित होती है। तो जैसे ही एंटीजन की सांद्रता तुल्यांक मात्रा में एंटीबॉडी के हो जाती है तो एंटीजन एंटीबॉडी के वृहद यौगिक बनते हैं जो कि अवक्षेपित लाइन के रूप में दिखते हैं। इसके द्वारा जो है एंटीजन की सांद्रता अज्ञात सीरम में ज्ञात कर सकते हैं और एक मानक कर्व के द्वारा उसकी सांद्रता एंटीजन की ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हम जो सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेसिपिटेंट आर्क्स के अंदर का जो एरिया है उसके मध्य ग्राफ बनाकर एंटीजन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। फिर एंटीजेंस के मध्य कितनी समानता है इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है वेल्स बहुत समीप बनाते हैं और उसमें अपना एंटीजन लोड करते हैं। जब वो एंटीबॉडी से क्रिया करते हैं
तो उन दोनों के मध्य जो प्रेसिपिटेंट आर्क्स बनी है उनके मध्य संबंध का अध्ययन करके हम एंटीजेंस के मध्य समानता को ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले हम एंटीजेंस को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक करते हैं। फिर जब वो एंटीजेंस पृथक हो जाते हैं तो उन्हें इस जेल को हम राइट एंगल्स पे करके एक एंटीबॉडी युक्त जेल के संपर्क में रखते हैं और फिर द्वितीय दिशा में इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो इसमें जो है ये जो दूसरी जेल है उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी तुल्यांक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो प्रेसिपिटेंट आर्क्स बनती हैं और ये इसमें भी जितना एंटीजन की सांद्रता होगी वो उसी हिसाब से ये पीक बनेगी। तो पीक का एरिया जो है वह हमें एंटीजन की सांद्रता के बारे में बताता है। फिर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस विलियन में एंटीबॉडी का अध्ययन जो है हम इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के द्वारा एंटीजन को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं किसी भी विलियन से जिसमें प्रोटीन्स का मिश्रण उपस्थित हो, जैसे कि सेल लाइसेट या कोशिका निष्कर्षित विलियन से हम एंटीजन को अवक्षेपित कर सकते हैं एंटीबॉडी के द्वारा। ये इम्यूनो प्रेसिपिटेट अवक्षेप अविलय होता है और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पृथक कर सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। यदि सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी विलय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इसे हम किसी इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जोड़कर अवक्षेपित कर सकते हैं। ऐसी प्रोटीन ए या प्रोटीन जी का उपयोग कर सकते हैं या फिर एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। तो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी से क्रिया करके बृहद अणु बना लेती है और वो अवक्षेपित हो जाते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। या फिर किसी अभिकर्मक का उपयोग करके जो कि एक अविलय सपोर्ट से जुड़ा हुआ है जैसे एग्रो से, उसके द्वारा हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अवक्षेपित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये जो विधि है इसका उपयोग जो है रिया में किया जाता है। इसमें अगर रिया के द्वारा हमें एंटीजन की पहचान करनी है तो उसके लिए हमें जिस एंटीबॉडी से उसकी पहचान करनी है उस एंटीबॉडी को चिन्हित करना पड़ता है और उस एंटीबॉडी को चिन्हित करने के लिए हम 125 आयोडीन का उपयोग करते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का वो चिन्हित होता है और उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसे SGS पेज द्वारा पृथक करते हैं और ऑटोरेडियोग्राफी के द्वारा उसका अध्ययन करके एंटीजन की पहचान कर लेते हैं।